तो ये आ जाएगा। इसके बाद डेट लाइन, ये वाला डेट लाइन, डेट लाइन आई ऑलवेज सजेस्ट टू राइट डेट लाइन। जैसे आज का लिखना है हमें, तो नवंबर मंथ है, तो नवंबर मंथ तारीख है आज 26/2020 हो गया ये। अब उसके बाद हम हाईलाइट करता हुआ एक लाइन लिखेंगे जो उस पूरे टॉपिक को हाईलाइट करता हो, यानी जो भी है चाहे वो जिस चीज से रिलेटेड भी हो उसको हाईलाइट करता हुआ। मान लीजिए यहाँ पर हो सकता है लिटरेचर क्विज हो, कोई प्रोग्राम का नाम, कोई इलेक्शन नोटिस हो, न्यू लाइब्रेरी टाइमिंग्स या मीटिंग्स, एडमिशन नोटिस, ट्रिप कहीं का है जैसे ट्रिप टू राजस्थान, या कोई पब्लिक नोटिस है, मीटिंग ऑफ एलुमनी। तो ये आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस चीज से रिलेट करता है, उससे रिलेटेड आप यहाँ पर हाईलाइट करता हुआ टॉपिक टू हाईलाइट, ये लिख देंगे। उसके बाद यहां से शुरू करते हैं। देखिए मेन पर्पस जो होता है इन्फॉर्म करने का पर्पस होता है। हम इसके माध्यम से क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। तो शुरुआत ही हमारी हम इसी तरीके से सोचते हैं, इट इज टू इन्फॉर्म। हम इसको ध्यान में रखेंगे, इट इज टू। ऐसे दूसरा भी आप ऑप्शन ले सकते हो, दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, लेकिन ये मैं एक जनरल बात बता देता हूं, इट इज टू इन्फॉर्म से कर सकते हो, इट इज टू इन्फॉर्म। ऑलवेज एक चीज को अवॉइड करना है हमें कि फर्स्ट पर्सन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। डोंट यूज फर्स्ट पर्सन, डोंट यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये कई बच्चे आई वी से शुरू कर देते हैं कि आई एम दिस और दैट, जैसे लिखा रहता है ना कि यू आर सेक्रेटरी या यू आर सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री सोसाइटी। तो ये सब टाइप की चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। आप उसको डोंट यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो यहां से इट इज टू इन्फॉर्म, किसको इन्फॉर्म करना है, तो ये देखिए किसका जवाब होता है, whom, what, when, where, इन सब चीज का जवाब देना लिखना होता है। मान लीजिए मैं एक अब ट्रिप के बारे में एक सिंपल सा लिखता हूं, जैसे ट्रिप कहीं ले जानी है, ट्रिप टू सपोज कीजिए राजस्थान, तो यहां पर मैं चेंज कर देता हूं और ट्रिप टू राजस्थान। अब इसमें हम इन सब चीजों का जवाब लिखेंगे, whom, what, when, where। कहीं ना कहीं इनका जवाब इसी से रिलेट करता हुआ आसपास से रहेगा। इट इज टू इन्फॉर्म, किसको इन्फॉर्म हम कर रहे हैं, तो उसका नाम दे देंगे स्टूडेंट्स का। इट इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ 10th to 12th। क्या इन्फॉर्म करना है, दैट द हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, यानी ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, इज ऑर्गेनाइजिंग अ वीक लॉन्ग टूर। कहां पे, कहां के लिए, तो टू राजस्थान। जगह चेंज हो जाएगा कहीं का भी और दूसरे जगह, आगरा कुछ भी, राजस्थान इन द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर ड्यूरिंग विंटर ब्रेक के दौरान। द प्लेसेस लाइक जयपुर, दो तीन वहां का जो हाईलाइटेड प्लेस है उसका नाम लिख देते हैं, उदयपुर एंड माउंट आबू will be visited।
अब आगे फेयर वगैरह का, बोर्डिंग, फूडिंग, इन सब चीजों से रिलेटेड बातें इसमें आनी चाहिए। तो बस फेयर, बोर्डिंग एंड लॉजिंग will cost rupees 10,000 per head. The interested students should, क्या करना चाहिए उनको? As soon as possible contact. स्टूडेंट्स शुड, अगर आप नहीं ज्यादा लिखना चाहते हैं तो आप कलेक्टिवली इसको क्या कर दीजिए, राउंड अप कर दीजिए। स्टूडेंट्स शुड कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, मतलब अंडरसाइंड से करें, विद चार्जेस एंड a consent letter, parents का consent letter of your parents before December 5, 2020। अब हो गया ये, देखिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हम बॉक्स को बंद कर देंगे, थोड़ा नीचे से बॉक्स को बंद करते हैं ताकि हम जो लिखे हैं, कौन है वो व्यक्ति, कौन है जो लिखा है। मान लीजिए वो व्यक्ति का नाम XYZ, या सपोज कीजिए कुछ नाम दे देते हैं राज, सपोज कीजिए राज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा है, तो इसमें शॉर्ट नेम लिखते हैं, या कुमार ज्यादा से होता है, राज कुमार हो सकता है। राजकुमार का क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, इफ दैट इज अवेलेबल राइट नाउ। जैसे इस केस में मैं देख रहा हूं, जो मेरे पास क्वेश्चन था उसमें था सेक्रेटरी हैं ये, कहाँ के, तो हिस्ट्री क्लब के सेक्रेटरी हैं। ये हो गया, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और ये साइन जैसा कुछ यहाँ पे लगे कि साइन जैसा कुछ, इनिशियल जैसा किया गया है, ऐसा कुछ। ये जो है लिखने का तरीका होता है। नोटिस में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, आई वी ये सब जो यूज करना शुरू कर देते हैं तो इससे बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यू शुड कीप, ये यही तरीका, ये फॉलो कीजिए आप, क्योंकि आपने इन्फॉर्म करना है तो इट इज टू, ये तो समझ में आ ही जाएगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना ही है। नोटिस बड़े बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर में, कैप्स में लिखना है नोटिस शब्द को। उसके बाद आपका आ जाएगा ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो हाईलाइट करेगा। अब जैसे ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज को देखने से ही पता चल जाएगा कि ये नोटिस जो है वो किसी ट्रिप व्रिप से रिलेटेड है, ये किसी ट्रिप से रिलेटेड है, ये पता चल जाएगा। और हाँ बेटा, आ गया ये समझ में? Yes, sir. तो ऐसे पहले भी भेजा जा चुका है, बहुत सारे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। इट इज टू इन्फॉर्म, या ऑल द मेंबर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ऐसा जो भी आपको लगे, जिस फ्रेज से आप कंफर्टेबल हैं लिखने में, आप 2 4 5 पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा चीज को हमको फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना? तो आई होप इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है?
और बताइए इससे Yes, रिलेटेड। हाँ बोलिए। हो गया, देख लिया सर। अच्छा ठीक है, ये हो गया। हो गए बेटा। इधर और भी अश्विनी, अंकित, अक्षय, अक्षय यादव भी एक हैं, एक अक्षय है सिर्फ। यस सर। यस सर। इस तरह से आप इसको जरूर फॉलो करें। फर्स्ट पर्सन का यूज जरूर आप अवॉइड करेंगे, ध्यान रखिए। फर्स्ट पर्सन का बिल्कुल यूज नहीं करना होता है। आई वी का यूज कहीं भी नहीं करना है इसमें। आई एम जो शुरुआत कई बच्चे कर देते हैं, आई एम दिस, ये जैसे रहता है तो शुरुआत करते हैं आई एम सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री क्लब, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये अवॉइड करना है। तो चलिए ये हो गया, एक नोटिस हमने करवा दिया। अब बताइए क्या करें, पोएम करें या तो आप बताओ, आप कोई टॉपिक बताओ कि ये करना है सर, नहीं तो मैं बताता हूँ फिर। सर 6 मार्क्स के जो आंसर होते हैं वो करवा दो। क्या चाहिए? 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस। मार्क क्वेश्चन। 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको मैंने बताया ही ना, उस सब टाइप के क्वेश्चन आपने करने हैं, बड़े वाले जो क्वेश्चन हैं। जैसे 2 चैप्टर आपका आ रहा है तो 2 चैप्टर में एक चैप्टर तो आपका यही था, ये वाला लास्ट लेसन वाला एक है। तो लास्ट लेसन में तो मैंने कई सारे, एक तो लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म पे मैंने आपके साथ शेयर किया, मतलब कल डिस्कस किया था। इसके बाद देखिए एक एम हैमल का कैरेक्टर के बारे में आपसे शेयर किया था। आज एक और चीज, चलिए जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी। अब स्टोरी का अगर हम जस्टिफिकेशन लेते हैं, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन का टॉपिक जो है वो एक ही क्वेश्चन में जाके खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि आपको उससे रिलेटेड लाइनें थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती हैं और वो दूसरे क्वेश्चन के लिए भी हो जाता है। तो ये चीज मत देखिए कि खाली ये क्वेश्चन वाइज हम नहीं आंसर याद कर सकते हैं। आपको जो आपके लेवल में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जाएगा या जाता है, वो थीम बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आप थीम समझिए क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है। गेटिंग? आप थीम बेस्ड क्वेश्चन देखिए और थीम से रिलेटेड वो चीजें हैं, वो चीज आपको आनी चाहिए। अब जैसे देखिए द लास्ट लेसन जो है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। अब इसमें क्या क्या हम, ये जो नाम रखा है चैप्टर का द लास्ट लेसन, ये कहां तक जस्टिफाई कर रहा है, इसको हम समझते हैं। तो लाइफ देखिए, लाइफ क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। एंड एज लॉन्ग एज मैन इज अलाइव ही फील्स देयर इज ऑलवेज प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू थिंग्स। क्या ये सेंटेंस याद कीजिए, पहले भी आया हुआ है ना। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है लाइफ का, और लोग सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है करने के लिए। तो ही such people keep postponing learning the lessons of life। तो जीवन में जो आने वाले जो उनके लाइफ के लेसन्स होते हैं उसको भी वो पोस्टपोन करते जाते हैं, उसको भी आगे बढ़ाते जाते हैं। और quite oblivious to the fact that at any point of time circumstances may change। कभी भी परिस्थिति बदल सकती है। अब देखिए, आप खुद देखिए, पिछले फ्राइडे को हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास किया और चले आए, याद आ रहा है ना, फ्राइडे का ही दिन था ना। यस सर। अब वी डिडंट नो कि क्या हो जाएगा, और देखिए सब कुछ बदल गया। एक उम्मीद लग रही थी कि शायद सैटरडे को हम लोग स्कूल आएंगे और थोड़ा बहुत उसमें हम लोग पढ़ाई किस तरह से कि हाउ पीपल ऑफ एल्सेस आल्सो यूज्ड टू पोस्टपोन देयर वर्क फॉर टुमारो, इवन द लर्निंग प्रोसेस। यहां तक कि पढ़ाई लिखाई का जो प्रोसेस था, लर्निंग प्रोसेस था, उसको भी वो कल पे टाल रहे थे। उसको भी ये नहीं था कि हम जो है सो अच्छे से उसको फॉलो करें। बट नोबडी नोज कि व्हेन द डूम्स डे वुड कम। लेकिन पता नहीं है किसी को कि डूम्स डे कब आ जाएगा, और उस दिन फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। वी विल नॉट हैव एनीथिंग। कैसे हम सिचुएशन को संभालेंगे, कैसे हमारे साथ सब कुछ होगा, वो हमारे पास नहीं होगा। अब उस परिस्थिति में हम फिर क्या करेंगे, है ना। तो लर्निंग प्रोसेस को भी वो पोस्टपोन किया करते थे। ही कीप्स पोस्टपोनिंग लर्निंग प्रोसेस। लाइफ में कट शॉर्ट हिज लर्निंग एंड इट मे अनएक्सपेक्टेडली प्रूव टू बी हिज लास्ट लेसन। जानते नहीं थे वो कि लास्ट लेसन, पता नहीं हमें जो है सो लास्ट लेसन का दिन भी आ गया, लेना पड़ रहा था।
The story, the last lesson, highlights an identical situation. The people of Alsace always felt that there was plenty of time. उनके साथ भी यही बात थी, वो सोचते थे कि बहुत समय है, अभी क्या दिक्कत है, to learn their lesson, and so did not give due importance to school. They have preferred having their children, वो चाहते थे अपने बच्चों को खेतों में काम के भेजना या मिल्स में काम करने के लिए भेजना, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू फॉर द लर्निंग प्रोसेस, यानी लर्निंग प्रोसेस के बजाय वो इन सब कामों में उनको भेजते थे. Even Franz, who is the protagonist and the narrator of this story, वही चूंकि नरेट करता है स्टोरी को, प्रोटागोनिस्ट भी है, उसके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है, दोनों ही प्रोटागोनिस्ट हैं. Even Franz, the narrator, always looked for opportunities. वो भी क्या चाहता था, वो भी नहीं चाहता था स्कूल जाना, उसको पसंद नहीं था, वो बुक्स को अपना बर्डन समझता था, और instead of going to school he wanted to enjoy outside. एग्स कलेक्ट करना, चिड़ियों के एग्स कलेक्ट करना, ये सब चीज उसको जो है सो ज्यादा पसंद आता था. यानी कि वो भी लर्निंग प्रोसेस को क्या करता था, पोस्टपोन करने के पीछे लगा रहता था. क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली दे रिसीव ऑर्डर्स, और जब बर्लिन से ऑर्डर आता है, व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, क्या चीज करने के लिए ऑर्डर आता है, फॉर पोस्टपोनिंग the learning of French, and instead of French now German was to be introduced. और अब था कि जर्मन इंट्रोड्यूस, तब उनकी समझ में आता है कि फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंट, कि अब एल्सेस और लॉरेंट के स्कूल में जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. तब उनको समझ में आता है, देखो कितनी बड़ी समस्या आ गई, तब उनको लगता है अब, देन दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, तब उनको प्रॉब्लम समझ में आती है. लेकिन इट्स टू लेट, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था. अब उनके पास ऑप्शन नहीं था, चीजों को ठीक करने का. It is then that they realize that what they had been evading all this while. तब उनको समझ में आता है कि कैसे वो सारी चीजों को जो अवेड कर रहे थे, किस तरह से उनके साथ ये सारी समस्याएं थी, will now be deprived to them. लेकिन अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था. There was nothing in their hands to do. वो कुछ नहीं कर सकते थे. Everything had gone out of their reach. उनकी पहुंच से अब सब कुछ बाहर हो चुका था. They awakened to the course of safeguarding their language and reach to attain the, और ये तभी समझ पाते हैं अपने लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस को, वो तब समझ पाते हैं जब उनको लास्ट लेसन दिया जाता है, तब उसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं. तो टाइटल जो है सो बहुत अच्छा दिया गया है कि दैट ही मस्ट लर्न हिज लेसन इन टाइम, कि समय के साथ जो है सो हम अगर सब कुछ को सीखें तो बेहतर रहता है. अदरवाइज one can never apprehend which day of life he may be learning his last lesson. Nobody knows कि कौन सा दिन, पता नहीं जीवन का ये अंतिम लेसन सीखने को मिलेगा. तो that's why टाइटल इज एंटाइटल. तो अभी तक आप देखिए, ये जो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन का आंसर जो लिखा गया है वो लास्ट के 2 लाइनों में लिखा गया है. अदरवाइज सारी की सारी ये स्टोरी ही बताई गई है. एम आई राइट और नॉट? और ये सभी हाँ, ये सभी सेंटेंसेस जो है, मोस्टली सेंटेंसेस जो भी आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उस सब में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यूज किया जाना चाहिए, एप्ट है, थोड़ा बहुत चेंज कर करके. तो ये चीज ध्यान रखेंगे. एम हैमल के कैरेक्टर स्केच में बता ही रखा, 2-3 दिन हमने डिस्कस किया है, उसको भी आप ध्यान करेंगे. लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म को भी ये बढ़ावा देता है. पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म को बढ़ावा देता है, दोनों तरफ से. एक तरफ से नहीं, लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म दोनों तरफ से देखने को मिलता है. एक तरफ तो वो कि किस प्रकार से लैंग्वेज को वो वहां के लोग जो थे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, तो किस तरह से उन्होंने रियलाइज करवाया, एम हैमल ने रियलाइज करवाया इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, की मदर लैंग्वेज का उनका क्या महत्व है. और वो भी लास्ट जो लेसन होता है उसमें, उसके दौरान वो उसको समझा पाते हैं. दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म का, वो ये भी है कि सिर्फ फ्रेंच ही नहीं, जर्मन भी कहीं ना कहीं इसको फॉलो करते थे. और उन्होंने फॉलो किया कि एक्विजिशन ऑफ पावर जब मिलती है उनको,
तो दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्विजिशन ऑफ लैंड ओनली, कि जमीन का एक्विजिशन उनको हो गया था, जमीन पर उन्होंने अधिकार कर लिया था, सिर्फ उससे वो नहीं करते हैं। दे वांटेड टू रूल ओवर द माइंड्स ऑफ पीपल इवन, कि वहां के लोगों के माइंड पर भी वो रूल करना चाहते थे। एंड फॉर दैट इट वाज नेसेसरी टू entrust their own language, or that's why they decided to entrust their own language, that was German. यही वजह थी कि वो जर्मन को इम्पोज करते हैं, उस पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं। तो दोनों तरफ से ये है। इसके बाद फिर किस प्रकार से एम हैमल अपने लैंग्वेज के की मतलब सुपेरियोरिटी के बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा चैप्टर जो है लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म को भी बात करता है। चॉविनिज्म शब्द का ऐसे मतलब होता है एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म, मैंने एक ऐसी भावना कि देशभक्ति की जो अदम्य भावना होती है उसको फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड चॉविनिज्म। इसके बाद दूसरा कहानी जो है, द सेकेंड स्टोरी इज अबाउट, इसके बारे में लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग यहाँ पर बचपन के लिए यूज किया गया है। जैसे स्प्रिंग जो है सो बहुत ही सुंदर मौसम के लिए जाना जाता है, अपने प्रसन्नता वाले समय के लिए जाना जाता है। इन द सेम वे चाइल्डहुड इज ऑल्सो द सेम, बचपन भी जो है वो उसी तरह का है। लेकिन ये बचपन जो इन दोनों जगह के लोगों के लिए यूज किया, दोनों जगह के बच्चों के लिए यूज किया गया है, दे आर नॉट एंजॉइंग, दे आर नॉट इन द कंडीशन टू एंजॉय देयर चाइल्डहुड। ये बच्चे अपने चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इनको जो पेन्यूरी है, इनको दे हैव टू लीव अ लाइफ ऑफ पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, PENURY। एक्सट्रीम पॉवर्टी के सिचुएशन को ये जी रहे हैं और ये इनके जीवन का एक, तो हाउ कैन दे एंजॉय द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइव्स। तो अपने जीवन के स्प्रिंग को वो एंजॉय कहीं से भी नहीं कर पाते हैं। एक कहानी साहिब आलम का है जो रैग पिकर है, दूसरा जो है मुकेश है, बेंगल मेकर के परिवार से है। दोनों की गरीबी का बहुत वर्णन किया जा चुका है। लेकिन दोनों के एटीट्यूड में कहीं ना कहीं जाकर अंतर आता है। एक है जो अपने लाइफ के सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है, वो अपने सपनों को मार देता है कहीं ना कहीं, उसका कोई, या कहीं ही इज नॉट ट्रू टू हिज ड्रीम। अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वो कुछ भी ऐसा नहीं करता है कि जिसके लिए, जिसको हम कह सकते हैं कि वो प्रयास करता हो। प्रयास जैसा शब्द उसके लिए नहीं दिखता है। साहेब जो है सो अपने आप को छोड़ दिया है, जैसे वक्त के हवाले कर दिया है कि वट एवर द सिचुएशन कम्स ही हैज टू गो थ्रू दैट ओनली, कि उसी सिचुएशन के पीछे पीछे चलते जाना है। उनको कुछ भी अपने लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। बट मुकेश डजंट डू सो। अगर ऐसा कुछ आता है कि दोनों के एटीट्यूड का वर्णन करने के लिए आए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि बिल्कुल ही वो फॉलो नहीं करता है उसको, जबकि मुकेश जो है अपने ड्रीम को मरने नहीं देता है। एंड ही ट्राइज हिज बेस्ट टू फुलफिल हिज ड्रीम। बहुत कोशिश करता है, क्योंकि वो भी आखिर जन्म तो लिया था पॉवर्टी रिडन फैमिली में ही जन्म लिया था, इन अ कास्ट ऑफ बेंगल मेकर। लाइक ऑल चिल्ड्रन ऑफ सच फैमिलीज ही हैज रिसीव्ड, उसको भी कोई एजुकेशन नहीं मिला था, कोई लेगेसी उसके साथ भी नहीं जुड़ी हुई थी। बट इंस्टेड हैज बिकम अ चाइल्ड लेबरर। वो भी आखिर अपने समय के हिसाब से बैक ब्रेकिंग, माइंड नंबिंग, ग्लास फर्नेस में काम किया था उसने। लेकिन वो सिचुएशन के हवाले अपने आप को नहीं करता है, वो अपने आप को सपनों के पीछे लगा देता है। ही wants to learn to drive a car। उसके विचार से
चाहे जितनी उसकी पहुंच हो सके उस पहुंच के हिसाब से वो अपने आप को चेंज करना चाहता है, वो उतने के हिसाब से ही अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। स्टिल चाहे जो भी हो, स्टिल ही वांट्स टू ब्रिंग अ चेंज इन हिज लाइफ। फिर भी अगर आप देखें तो अपने जीवन में वो परिवर्तन तो लाना चाहता ही चाहता है, वो वक्त के हवाले नहीं करता है। इन दिस रिगार्ड यू कैन से दैट ही इज रेबल ऑल्सो, मतलब अपने वो क्या करता है, एक तरह से विद्रोह भी वो करता है, सिचुएशन के साथ विद्रोह करके वो आगे बढ़ना चाहता है। एंड विशेस टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। इसके बाद इसमें एक कहानी आता है कि जैसे क्या सिचुएशन है वहां का, तो सिचुएशन बहुत ही खराब है। जिस जगह पे, जैसे जगह पे वो काम कर रहे होते हैं, वो फर्नेस के चारों ओर काम करना, तो ये सब जो है सो वहां के ऐसे सिचुएशन का वर्णन करता है जो दैट इज अनबियरेबल, कि वन कैन नॉट बियर सच थिंग्स। ये उनका सिचुएशन है। शायद क्वेश्चन भेजा भी जा चुका है बेटा, देखो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि क्या वहां का सिचुएशन कैसा है, लिविंग कंडीशन जो या वर्किंग कंडीशन जो फिरोजाबाद का है, तो उसमें 3-4 पॉइंट को आप वर्णन कर सकते हैं। तो हाई टेम्परेचर में काम करना, डिंगी इल लिट सेल्स, हाई टेम्परेचर, no proper ventilation, हाँ, एक तो हाई टेम्परेचर है, डिंगी सेल्स, नॉट प्रॉपर वेंटिलेशन, पुअरली लिट, कमरा जो है जहां काम करते हैं पुअरली लिट, यानी अच्छे प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं है। और परिणाम क्या होता है कि often children lose their eyesight before attaining their adulthood आने से पहले ही उनकी जो है सो आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। तो ये सब उनकी सिचुएशन है जहां वो वर्क कर रहे हैं, इस वर्किंग सिचुएशन उनका ऐसा है। यही है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग ग्लास बेंगल्स फैक्ट्री में काम करने के जो और सुरक्षा की बातें हैं वो यही सब है। एक तो डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो ये सेक्टर जो है डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है, विद नीदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, बेसिक एमिनिटीज की भी कमी है, और ये सारे पॉइंट्स हुए ही। अनहाइजीनिक कंडीशन में काम करना पड़ता है, प्रोटेक्टिव लैक ऑफ, एक चीज और जोड़ सकते हैं, लैक ऑफ प्रोटेक्टिव आई गियर, लैक ऑफ प्रोटेक्टिव आई गियर, इसको आप पहले इससे ये आईसाइट लूज करने वाले पॉइंट से पहले लिखेंगे, लैक ऑफ प्रोटेक्टिव आई गियर, यानी आंखों को बचाने के लिए या टू सेव देयर आईज, ऐसा भी कुछ नहीं है उनके लिए। और वो बैक ब्रेकिंग पोस्चर, जो काम करने का उनका स्टाइल है वो भी बैक ब्रेकिंग पोस्चर उनका रहता है। कमर जो है सो, ये हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां जो है सो बहुत पहले, वक्त से पहले ही झुक जाती हैं। तो इन सब सिचुएशन में उनको काम करना पड़ता है। ये देखिए क्वेश्चन, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन व्हाई। क्या साहेब
Usha, can you answer this question? Yes, sir. He was not happy because he was no longer master of his own हाँ, क्योंकि वो life. अपने because he He had had to to work under the top Mhm. man. under the order, yeah, under the pressure of his master, he had to work according to his master. He was not free as he used to be before. He had a fixed timetable. उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता था. उसका जो he is getting, फिर उसका वो he is getting 800 rupees, fixed income of 800 rupees, and he had to work according to the wish of his master. Now he is holding a bucket instead of having plastic bags. Now he has a bucket. उसका जो है सो हैवी स्टील कैनिस्टर है एंड आल्सो डिप्राइव्ड ऑफ हिम. उसको कंपनी भी है अपने दोस्तों का. एक और चीज ऐड कर सकते हैं उसमें, उसको अपने दोस्तों की कंपनी भी नहीं मिलती है. अब वो दोस्त भी उसके नहीं है. तो शुरुआत में जो उनका जीवन होता है वो क्या रहता है, स्पिरिटेड फ्री बर्ड की तरह वो जी रहे होते हैं. स्पिरिटेड फ्री बर्ड. लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते. He was answerable to, that time he was answerable to none. किसी को अपना जवाब नहीं देना था उसको कि भाई क्यों तुम इतना देर रह गए, कहाँ रहे. घर में भी नहीं पूछा जाता था होगा, क्योंकि उनको पता है, घर वाले भी जानते हैं कि ये बाहर गया है तो कुछ ना कुछ वो वहां से लाएगा ही. लेकिन अब मालिक के अंडर में काम करता है तो ही कैन नॉट बी फ्री लाइक दैट. ही इज आंसरेबल. उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा. अगर वो जरा सी भी देर लगाएगा, एक रिक्वायर्ड टाइम, सेट टाइम के अलावा अगर वो टाइम लगाता है तो उसको प्रश्न पूछे जाएंगे कि कहां लगा दिया इतना समय. इवन किसी को अगर वो चाय भी सर्व करने जाएगा तो उससे पूछा जाएगा इतना देर कैसे लग गया तुमको. तो दैट जब ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ टी स्टॉल, तो नाउ ही इज आंसरेबल टू हिज मास्टर. तो अपने मालिक को आंसर देना पड़ेगा उसे, अपने मालिक के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा उससे. तो फ्री नहीं है वो. दैट्स व्हाई we can say that he is burdened, he feels burdened and bound being. ठीक है ना. साहेब के नाम में कैसे आयरनी है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि नाम उसका बताता है कि he is the master of this universe, lord of the universe. लेकिन साहेब का खुद का जीवन जो है सो पॉवर्टी स्ट्राइकन है, बेयर फूट, होमलेस रैग पीकर वाला जीवन जीता है. हु स्क्रचेस द गार्बेज डंप्स ऑफ दिल्ली टू टेक out a livelihood. The total contrast, his name is total contrast, total contrast to his very existence and is thus deeply ironical. तो नाम उसका ironical इस सेंस में है, जो उसके प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल ओपोज करने वाला है उसका. Why are the people of Firozabad averse to the cooperative movement? cooperative movement से क्यों नहीं जुड़ पाते हैं? देखिए जनरली जनरेशन ऑफ फैमिली सबसर्वियंस टू मिडिल मैन कंबाइंड विद लैक ऑफ एक तो इनके पास खुद की एजुकेशन की कमी है. एजुकेशन की कमी है इसलिए अवेयरनेस इनके अंदर नहीं है, और पॉवर्टी पहले से है, एक्यूट पॉवर्टी को वो जीते आ रहे हैं. तो दीज ऑल थिंग्स हैव ब्रोकन द स्पिरिट ऑफ द यंगर जनरेशन. यंगर जनरेशन की भी जो स्पिरिट है वो लगभग टूट चुकी है. तो दे फियर दैट, तो इट इज डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज होना बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए. into a cooperative movement will only make them bear the wrath of police. They have to face the wrath of WRATH. WRATH का मतलब होता है गुस्सा. तो पुलिस के गुस्से का शिकार होना पड़ता है उनको. इसके अलावा जो विशियस सर्कल बना लिया है लोगों ने, वो है मिडिलमैन का है, ब्यूरोक्रेट्स का है, पॉलिटिशियंस का है, साहूकार्स का है, पुलिस तो है ही है. तो ये सब ने मिलके इनके आसपास का एक विशियस सर्कल बना लिया है जिससे बाहर इनको निकलने ही नहीं दे रहे हैं.
चलिए कल भी मौका मिलेगा। आज की क्लास यहीं पर आपकी मैं समाप्त करता हूं, ठीक है? ठीक है सर। सर, चलिए, गुड लक फॉर योर टुडेज एग्जाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। ठीक है।